उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने प्रेस वार्ता कर राज्य और केंद्र की सरकारों पर हमला बोला है। दसौनी ने कहा कि हल्द्वानी के दृष्टिबाधित नाबालिग छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न करने वाले 65 वर्षीय श्याम धनक पर राज्य सरकार मौन क्यों है। दसौनी ने कहा कि नवरात्रि में बालिकाओं के सम्मान से जुड़ी बड़ी बड़ी बातें करने वाली सत्तारूढ़ दल की महिला नेत्रियों को सांप सूंघ गया है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि महिला एवं बाल विकास मंत्री महिला होने के बावजूद इस पूरे प्रकरण पर सन्नाटे में क्यों है। वहीं प्रदेश प्रवक्ता ने केंद्र सरकार द्वारा गंगा जल पर 18% जीएसटी लगने वाले आदेश की भी कड़ी निंदा की है और कहा कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने जब मुखरता से केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर घेरा तब जाकर कहीं गंगा जल को बेचने का मन बना चुकी भाजपा सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। इसके साथ ही दसौनी ने राज्य सरकार की खनन नीति पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिकी और राजस्व बड़े पैमाने पर आबकारी और खनन पर निर्भर करते हैं, फिर ऐसा क्यों है कि राज्य सरकार के पास कोई ठोस खनन नीति नहीं है और हर बार वो सवालों के घेरे में रहती है और उच्च न्यायालय के सामने मुंह की खानी पड़ती है। दसौनी ने कहा कि बीते रोज ही उच्च न्यायालय से धामी सरकार को खनन नीति के मामले में करारा झटका दिया है, जिसमें ई टेंडरिंग की प्रक्रिया पर उच्च न्यायालय के द्वारा रोक लगा दी गई है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस खनन पर राज्य निर्भर कर रहा है, क्या सरकार के पास एक भी सुलझा हुआ अधिकारी नहीं है जो राज्य सरकार को ठोस और फुल प्रूफ खनन नीति डिजाइन करके दे जिसे हाई कोर्ट में चैलेंज ना किया जा सके। देखिए, 3 बहुत ही गंभीर मुद्दे थे देश और प्रदेश के, जिसको लेकर आज मैंने यहाँ मुख्यालय में प्रेस वार्ता की है। पहला मुद्दा श्याम धनिक का है। हल्द्वानी का ये संस्थापक है एक दृष्टिबाधित संस्था का, जहाँ 113 बच्चियाँ पढ़ती हैं और सबकी उम्र लगभग 18 से कम है। ऐसे में एक बच्ची ने साहस दिखाया और पुलिस विभाग को अपने साथ हुए दुराचार की पूरी बात तफसील से लिखते हुए 2 और सहेलियों का नाम भी उसमें लिखा, लेकिन पुलिस प्रशासन ने 1.5 महीने तक उस फाइल को दबा कर रखा। अब जब जांच पड़ताल हो रही है 65 वर्षीय श्याम धनिक पर, तो पता चल रहा है कि उसके अफसरों के साथ और नेताओं के साथ गहरे संबंध हैं। लेकिन सवाल बड़ा ये उठता है कि आज चौथी बच्ची से भी पूछताछ हो गई और पुष्टि हो गई कि वो लगातार बच्चियों के साथ अश्लील हरकतें करता था। कर्मचारी ने भी इस बात की पुष्टि कर दी, लेकिन फिर भी प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री के मुंह से ना संवेदना का एक शब्द फूट रहा है, ना श्याम धनिक को दंड दिलाए जाने के या उसकी सघन जांच की बात कही जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि इतना पत्थर दिल ये महिला एवं बाल विकास मंत्री हमारी हैं, जो स्वयं एक महिला है, जिनको कुछ नहीं होता, इतनी बड़ी बड़ी गंभीर खबरों से भी कुछ नहीं होता। और समाज कल्याण मंत्री भी पता नहीं कौन से बिल में घुसकर बैठे हुए हैं कि आज 4 दिनों से जलजला आया हुआ है श्याम धनिक केस में, लेकिन हमारी सरकार को लंदन और दुबई घूमने से फुर्सत नहीं है। और यहाँ देवभूमि और तपोभूमि जिस उत्तराखंड को कहा जाता है, वहाँ महिलाओं की छोटी छोटी दृष्टिबाधित और मूक बधिर बच्चियों की यौन उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है और सब अपनी बंसी बजा रहे हैं। हमारा दूसरा मुद्दा गंगा जल को लेकर था। आपने देखा होगा जितने बार प्रधानमंत्री यहाँ का दौरा करते हैं तो कभी कहते हैं मुझे गंगा मैया ने बुलाया, कभी कहते हैं मुझे केदार बाबा ने बुलाया, कभी कहते हैं उत्तराखंड देवभूमि से मेरा बहुत गहरा नाता है, दिल का नाता है। ऐसे में गंगोत्री का गंगा जल आप 18% जीएसटी लगाने की तैयारी कर रहे थे। मैं इसे कांग्रेस की एक बड़ी जीत के रूप में मानती हूं कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मुखरता के साथ विरोध किया इस बात का कि 18% जीएसटी जो लगाई जा रही है उसका विरोध किया। और इनको अपने 2 आदेश, जो एक इन्होंने 3 अक्टूबर को और एक 8 अगस्त को निकाला था, जिसमें 18% जीएसटी की बात की गई थी, उसको इंडिया पोस्ट यानी कि पोस्ट ऑफिस का जो इनका ऑफिशियल ट्विटर है, उन्होंने ट्वीट किया कि अब से पोस्ट ऑफिस के जरिए गंगा जल बिका करेगा, 250 मिलीलीटर की बोतल होगी, उसमें 18% जीएसटी ऐड होकर मिलेगा। ऑनलाइन तो ये छोटी सी बोतल 110 रुपये में 1 बोतल, 210 में 2 बोतल और 310 में 4 बोतल बिक रही थी। बिकना शुरू भी हो गई थी कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भारी विरोध किया। हिंदू धर्म के जो तथाकथित झंडा बरदार और ठेकेदार बनती है भाजपा, उनको आईना दिखाने का काम किया कि आप अब धर्म की चीज़ों के साथ भी जीएसटी को जोड़ने लगे हैं, उसके लिए भी आप उगाही करने लगे हैं। आखिर कैसी भूख है पैसों की जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और इससे पहले भी निशंक जी की सरकार में सुनने में आया है कि पर्यटन मंत्री रहते हुए मदन कौशिक ने ये फैसला निशंक जी से करवाया था गंगा जल बेचने का, जिसका मुखर होकर विरोध सारे उत्तराखंडियों ने एकजुट होकर किया और उनको अपने कदम पीछे लेने पड़े। आज उसी तरह से
मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है और इतना विरोध कांग्रेस ने किया कि भारत सरकार को अपना ये फैसला वापस लेना पड़ा। इसे हम अपनी जीत के रूप में दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं और जनता को उनकी कुत्सित मानसिकता बताना चाहते हैं कि ये अब हमारे गंगा जल को भी बख्शने का काम नहीं कर रहे हैं। खनन को लेकर राज्य की एक बड़े पैमाने पर आमदनी खनन और शराब से होती है। ये सबको विदित है कि उत्तराखंड के पास अभी अपना कोई स्रोत नहीं है आय का। टूरिज्म स्टेट ज़रूर कहा जाता है, लेकिन जो बड़ा राजस्व प्राप्त होता है वो आबकारी से और खनन से होता है। लेकिन राज्य सरकार अभी तक एक ठोस खनन की रणनीति या नीति बनाने में टोटल फेलियर साबित हुई है। कल एक बार फिर उच्च न्यायालय की ओर से करारा झटका लगा है राज्य सरकार को, क्योंकि उसको याचिकाकर्ता ने चैलेंज कर दिया और बताया कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है उसने 2006 में एक अधिसूचना जारी की थी कि माइनिंग से लेकर कोई भी प्रोजेक्ट होगा तो उसको उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कराना पड़ेगा। लेकिन यहाँ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं कराया गया है और पूरे प्रदेश भर में राज्य सरकार ने ई टेंडरिंग की प्रोसेस शुरू कर दी। उसको लगाम लगाते हुए हाईकोर्ट ने कल ताकीद किया है राज्य सरकार को कि आपने अगर असेसमेंट कराया है तो ठीक उसको पेश करिए, अगर नहीं कराया है तो ई टेंडरिंग की प्रोसेस पर तुरंत रोक लगाइए। तो इसको मैं एक तमाचे के रूप में देखती हूँ धामी सरकार के चेहरे पर, इसलिए क्योंकि अभी तक जिससे सबसे ज़्यादा आमदनी हो रही है आप उसी को ठीक नहीं कर पाए हैं, एक ठोस रणनीति नहीं बना पाए हैं। और तो और हाईकोर्ट ये तक कह चुका है कि 2,500 करोड़ का सालाना नुकसान जो अवैध खनन प्रदेश के अंदर हो रहा है उसकी वजह से राज्य को हो रहा है। तभी भी इनको इन्वेस्टर्स समिट की पड़ी है, इनको दूसरी चीज़ों की पड़ी है, लेकिन जिससे हमारा लगातार रोज़ाना जो आय का स्रोत है उसको ठीक करने के बारे में या उसको ठोस करने के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर ऐप।